नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ हम तीनों उपस्थित हो गए हैं आपका फेवरेट शो पक्ष विपक्ष लेकर, जहां पर खबर होती है, पक्ष विपक्ष होता है, खबरों का विश्लेषण और आकलन भी होता है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना और मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। तो आइए खबर में पक्ष विपक्ष की बात शुरू करते हैं। पहली खबर जो है वो कोलकाता से मिल रही है, जहां कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर्स से रेप के बाद, अब हत्या के बाद सियासत किस तरह से वहां बढ़ गई है। सियासत की आंच अब बंगाल से निकलकर असम, दिल्ली तक भी पहुंच गई है, जिस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की स्थापना दिवस पर बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान हिंसा को लेकर भी जमकर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बंगाल में हिंसा फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि यदि बंगाल जलाएंगे तो असम, पूर्वोत्तर, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और दिल्ली तक भी इसकी आंच जाएगी। जिस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी पर अपने एक्स पोस्ट के जरिए तीखा हमला भी बोला है और करते हुए लिखा भी है कि दीदी की आपकी हिम्मत कैसे हुई जो आपने असम को धमकाने की बात कही है। हमें लाल आंखें मत दिखाइए। आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता है। तो इस तरह से बंगाल से जो आंच है अब तमाम प्रदेशों तक पहुंची है। आइए इस खबर का आपको पक्ष भी बता देते हैं। तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ममता बनर्जी ने पहले तो मौन साधना की और जब मौन तोड़ा तो कुछ ऐसा बोल दिया जिससे उनकी देश विरोधी खतरनाक सोच भी सामने आई है। इस खबर का पक्ष क्या कहता है ये अब आपको बताती हूँ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की टिप्पणी के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के ट्वीट पर भी घमासान छिड़ चुका है, तेज हो गया है, जिस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। ममता बनर्जी पर हेमंत बिस्वा शर्मा के ट्वीट का समर्थन करते हुए बीजेपी सांसद और पश्चिम बंगाल बीजेपी उपाध्यक्ष सौमित्र खान ने कहा है कि असम एक विकासशील राज्य है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की सत्ता में आने के बाद असम के लोगों को असम में अपने घर पर काम मिल रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, उद्योग स्थापित हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी बंगाल को नष्ट कर रही हैं। मुझे भी लगता है कि वो विदेशी शक्तियों से जुड़ी हुई हैं। तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरीके से बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है, ममता बनर्जी की सोच को खतरनाक करार दिया और यही वजह रही कि जब ममता बनर्जी ने ऐसी टिप्पणी दी तो इसके बाद बाकायदा गृह मंत्री को एक पत्र लिखा गया और ये कहा गया कि ये देश विरोधी सोच है, इसलिए ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। इस खबर का पक्ष आपने मुझसे जाना, ये इस खबर का विपक्ष क्या कहता है। चलते हैं दिव्या के पास। देखिए, आसाम अभी डेवलपमेंट स्टेट है। आसाम का कोई आदमी अभी बाहर नहीं जाते काम करने के लिए, लेकिन आसाम में हेमंत दा आने के बाद आसाम का चीफ मिनिस्टर मिस्टर हेमंत दा वहां पे इतने सारे काम किया है। आसाम वाले कोई भी आसामी आप देखिएगा नहीं जो बंगाल में काम कर रहा है, दिल्ली में काम कर रहा है, वो लोग आसामी अभी अपना खुद घर में का सामने काम पा रहा है और वहां पे बहुत सारे रोजगार का काम हो रहा है, बहुत सारे इंडस्ट्री बैठ रहे हैं और यहाँ पे ममता बनर्जी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पश्चिम बंगाल को। तो उसका हमको तो लगते हैं विदेशी शक्ति का साथ भी ममता बनर्जी जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब इस खबर का विपक्ष जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी के खिलाफ हेमंत बिस्वा शर्मा के ट्वीट पर यानी कि एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया उस पर एक और जहां बीजेपी हेमंत बिस्वा शर्मा के ट्वीट का समर्थन कर रही है, पोस्ट का समर्थन कर रही है, वही इस मामले पर कांग्रेस आदि जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा पर लगातार निशाना साध रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की टिप्पणी के खिलाफ हेमंत बिस्वा शर्मा के पोस्ट पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि हमारे देश में महिलाओं के साथ जो हो रहा है उससे पूरा देश नाराज है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल या फिर असम, जहां भी ये हो रहा है यह एक देश है, ये महिलाएं हमारे अपने परिवार से हैं, इसलिए हमें चिंतित और नाराज होने की जरूरत है। यानी कि राजनीति पूरी तरीके से इस मामले पर तेज है, जहां पर एक तरफ ममता बनर्जी की तरफ से जब बयान दिया गया कि अगर बंगाल जलेगा तो इसका असर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उसी के साथ साथ दिल्ली तक पहुंचेगा, तो वही अब इस पोस्ट पर हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी को घेरते नजर आए। तो वही अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को यहाँ पर अन्य विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस और साथ ही साथ अन्य पार्टी जो है वो यहाँ पर हेमंत
हेमंत विश्व शर्मा को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। His tenure is over. So the entire country is outraged with what is happening to the women in our country, whether it's happening in Maharashtra, whether it's happening in Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bengal, Assam, wherever it's happening. It's one country. These women are from our own family. So we need. तो कोलकाता रेप और मर्डर केस से जो इससे उपजे दर्द के निशान हैं वो न्याय तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स तक जरूर पहुंच गए और बयानबाजी का दौर जारी है। कनाडा की ट्रूडो सरकार ने एक नई इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो लेके आई है, जिसके बाद किस तरह से विदेश में रह रहे छात्रों में 40% छात्र जो हैं वो इंडिया से हैं। स्टूडेंट वीजा को लेकर अब कनाडा में बसने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अब ट्रूडो की नई इमिग्रेशन नीति से बड़ा झटका लगा है। यही कारण है कि पॉलिसी में बदलाव के कारण 70,000 से अधिक विदेशी छात्रों पर अपने मुल्क वापसी जाने की जो तलवार है वो उन पर लटक रही है। क्यों, वो भी आपको बताएंगे। इसके चलते अब वहां विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। ट्रूडो की नई पॉलिसी का कहना है कि वहां रह रहे भारतीय छात्रों पर भी असर पड़ने वाला है, क्योंकि ये नई जो पॉलिसी है इसमें इसका भी प्रावधान किया गया है। संघीय सरकार के साथ ही कनाडा के राज्यों में भी विदेशी कामगारों के खिलाफ अव्यावहारिक नीतियां लागू की जा रही हैं। फरवरी में पीआईआई सरकार ने जो है वो घोषणा भी की थी कि वह प्रांतीय नामांकन कार्यक्रम के माध्यम से कनाडा में स्थायी निवास के लिए अन्य देशों के लोगों की संख्या में कटौती करेगी और इसी को लेकर यह पॉलिसी लाई गई है। यह गिरावट 25% कम होनी है। आपको बताएं कि नए कार्यक्रम में कहा गया है कि अब विशिष्ट व्यवसायों में काम करने वाले लोगों को ही पहले प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं खुदरा और सर्विस सेक्टर के उद्योगों में स्थानीय लोगों को काम दिया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि हजारों विदेशी कामगारों का वर्क परमिट पूरा होने पर इसमें विस्तार नहीं किया जा सकेगा और उन्हें वापस लौटना पड़ेगा। तो ऐसे में जो वहां हजारों की संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स वहां स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए उन पर थोड़ी सी ये तलवार लटकती यहां नजर आ रही है। आइए इस खबर का पक्ष क्या है वो भी आपको बताते हैं। तो इस खबर का पक्ष ये कहता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा। पोस्ट में लिखा कि हम कनाडा में कम वेतन वाले अस्थायी विदेशी कर्मचारियों की संख्या कम कर रहे हैं। श्रम बाजार बदल गया है। अब समय आ गया है कि हमारे व्यवसाय कनाडा के श्रमिकों और युवाओं में निवेश करें। उनके बाद इस घोषणा के बाद से ही कनाडा में रह रहे भारतीय कामगारों छात्रों में विरोध शुरू हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि साल 2023 की अगर बात की जाए तो कनाडा में अब तक 9 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं और अब इस साल 2024 के आखिर तक 5 लाख स्थायी निवासी और बढ़ने की संभावना थी, जो अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आइए अब इस खबर का विपक्ष क्या कहता है जानते हैं दिव्या से। और चलिए अब इस खबर का विपक्ष जान लेते हैं। कनाडा के फेडरल इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव के कारण 70,000 से अधिक विदेशी छात्र वापस अपने देश भेजे जाने के जोखिम का सामना कर रहे हैं। ये छात्र जो एक नए जीवन की उम्मीद में कनाडा आए थे, अब जस्टिन ट्रूडो सरकार के एजुकेशन परमिट को सीमित करने और स्थायी निवास के नामांकन को कम करने के निर्णय के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। पूरे कनाडा में छात्रों ने अलग अलग प्रांतों में डेरा डाल दिया है और रैलियां आयोजित कर रहे हैं। इसमें प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, ओटारियो और इसी के साथ मैनोटोबा और इसी के साथ ब्रिटिश कोलंबिया शामिल है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में सैकड़ों छात्र पिछले 3 महीने से विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये छात्र इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव को चुनौती दे रहे हैं। छात्रों का एक वकालत समूह जिसका नाम नौजवान स्पोर्ट नेटवर्क है, इस समूह के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि कई ग्रेजुएट वर्क परमिट खत्म होने के बाद इस वर्ष के अंत में इमिग्रेशन का सामना कर सकते हैं। स्थितियां गंभीर हो गई हैं क्योंकि नई प्रांतीय नीतियों ने स्थायी निवास नामांकन में 25% की कटौती की है, जिससे कई छात्र अप्रत्याशित रूप से असुरक्षित हो गए हैं।
तो किस तरह से कनाडा की ट्रूडो सरकार जो नई इमिग्रेशन पॉलिसी लेकर आई है, हालांकि ये कोई नई पॉलिसी नहीं है, पिछले एक साल में हम देखें तो कई ऐसी पॉलिसियां कनाडा में आई हैं जहां छात्र परेशान हैं तो कभी जो श्रमिक वर्ग है वो परेशान है। लेकिन जो अब नई इमिग्रेशन पॉलिसी है, इसके बाद देखना होगा कि किस तरह से क्या ट्रूडो सरकार अपना कदम वापस लेती है या उसी पर जायज रहे। उत्तर प्रदेश से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस नई पॉलिसी का मकसद फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित कई प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट को रेगुलेट करना है। इस पॉलिसी के तहत आपत्तिजनक पोस्ट से निपटने के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है, जिस पर तमाम दिशा निर्देश भी शामिल हैं। तो वहीं डिजिटल मीडिया नीति 2024 के तहत उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये खुशखबरी है जो कि पॉजिटिव कंटेंट को क्रिएट करते हैं। अब ऐसे में इन्फ्लुएंसर्स को अधिकतम सीमा उनकी 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख रुपए महीना भी तय की गई है। साथ ही सरकार जो है एडवर्टाइज भी उनको उपलब्ध कराएगी। सरकार की नई नीति से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि किस तरह से राष्ट्र विरोधी जो कंटेंट पोस्ट करते हैं उनके लिए अब थोड़ी सी मुसीबत खड़ी होने वाली है, क्योंकि उन पर गंभीर परिणाम भी होंगे। सरकार एक्शन भी ले सकती है, जिसमें 3 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अश्लील कंटेंट परोसने पर भी सरकार अब सख्त कार्रवाई करती नजर आएगी। तो आप जो भी कंटेंट अब डालते हैं बड़े सोच समझ के डालें, क्योंकि लगातार सरकार की एक टीम ऑब्जर्व भी करेगी कि आप किस तरह का कंटेंट परोसना चाहते हैं। आइए इस खबर का आपको पक्ष भी बताते हैं। धन्यवाद विकास। और आइए इस खबर के पक्ष की तरफ चलते हैं। तो योगी आदित्यनाथ सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि योगी सरकार नवाचारों के साथ चलती है, यानी नए विचारों के साथ चलती है, नई चीजों को जगह देती है और समाज में हो रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए काम करती है। राकेश त्रिपाठी ने सरकार की पॉलिसी की तारीफ करते हुए कहा कि डिजिटल मीडिया पॉलिसी से नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी कठोरता से शिकंजा कसा जाएगा। यूपी की सोशल मीडिया पॉलिसी पूरे देश में एक नजीर बनेगी, एक उदाहरण बनेगी। त्रिपाठी ने कहा कि ये नीति न केवल रोजगार सृजन करने में सहायक सिद्ध होगी, बल्कि समाज में जिम्मेदार डिजिटल संवाद को भी बढ़ावा देगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स को भुगतान के लिए 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसकी जानकारी अभी हमने आपको दी भी कि 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2.5 लाख, ये 4 कैटेगरी है, जिसमें खास तौर से एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट इन्फ्लुएंसर्स को अधिकतम सीमा, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2.5 से 3 लाख रुपए महीने भी तय किए गए हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट पॉडकास्ट भुगतान के लिए भी अधिकतम सीमा 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रति महीने तय की गई है। सरकार के इस फैसले से उम्मीद है कि समाज में सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही दिशा में होगा। इस खबर का विपक्ष क्या कहता है, आइए चलते हैं दिव्या के पास। के साथ चलती है, जिस तरह का समाज में परिवर्तन हो रहा है उसको ध्यान रखती है। उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया को लेकर के एक न्यू मीडिया पॉलिसी लेकर के हम आए हैं। न्यू मीडिया पॉलिसी में जो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार उनको विज्ञापन देकर के रोजगार। और चलिए अब इस खबर का विपक्ष जान लेते हैं। यूपी सरकार के सोशल मीडिया पर लिए गए फैसले को लेकर सपा कांग्रेस ने आलोचना की है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कहा है कि राज्य सरकार का यह कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के मकसद से उठाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी योगी सरकार की झूठी प्रशंसा करने वालों को लाखों रुपए का सार्वजनिक धन देने का पर सोशल मीडिया पर जनता की समस्याओं को उठाने वालों को जेल या आजीवन कारावास देने का प्रावधान लाई गई है। तो इसी के साथ पक्ष विपक्ष में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। जय हिंद।